मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इससे यूनिट 2 के सेक्शन ए जिसके अंतर्गत हमें नागवंशी राजवंश के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को पढ़ना है। आज इस विषय को हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो हमने इसके पूर्व इस यूनिट से हमें चेरो, सिंह और नागवंशी राजवंश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास के बारे में अध्ययन करना है। तो हमने इसके पूर्व में नागवंशी को छोड़कर चेरो और सिंह राजवंश के प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रशासन के बारे में आप सभी को बता चुका हूँ। आज मैं एक नया विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमारे आज के अध्ययन का जो विषय है वह है नागवंशी राजवंश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का इतिहास। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। आज जो हम प्रारंभ करेंगे नागवंशी राजवंश, चलिए शुरू करते हैं। प्रथम शताब्दी में अर्थात 64 ईस्वी के आसपास मुंडाओं की राजव्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित होती है। नागवंशियों के प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने परहा व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और ना ही उसमें कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसे विस्तार देने का ही प्रयास करता रहा। नागवंशियों के काल में भी पूर्व की ही कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलते रहे। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इस परंपरा में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण के काल अर्थात 1585 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। दरअसल छोटा नागपुर खास, जिसे हम कोकरा भी कहते हैं, की शासन व्यवस्था जो नागवंशियों के अधीन थी वह चेरों की शासन व्यवस्था के समान थी, लेकिन स्थानीय कारणों, विशेषता जनजातियों के बाहुल्य के कारण या कुछ अर्थों में एक दूसरे से भिन्न थे। यहां भी मुगलों की भांति दीवान, वकील, पटवारी तथा अमीन आदि पदाधिकारी थे, किंतु प्रशासन की नींव जनजातीय परहा पंचायतों पर ही आधारित थी। ये पंचायतें संपूर्ण गांव के विवादास्पद विषयों को सर्वसम्मति से तय करती थी। इस विशाल भूखंड में जैसे जैसे जागीरदारों, जमींदारों का उत्थान हुआ, वैसे वैसे इसका महत्व अत्यधिक बढ़ता गया और साधारणतया पंचायतों के निर्णय या जमींदारों के निर्णय पंचायतों के निर्णय समझे जाने लगे। बढ़ई, धर्मकार, लोहार, धुनिया तथा कुम्हार इत्यादि व्यावसायिक वर्गों के अतिरिक्त कृषकों का भी इस समृद्धशाली प्रदेश में बाहुल्य था। ये जमींदारों के अधीन थे और प्रशासन में उनकी भागीदारी भी थी। 1585 से 1765 ईस्वी तक इन जमींदारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। इन जमींदारों के कारण जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती थी।
फलस्वरूप मुगल काल के अंत तक प्रशासन का वह स्वरूप नहीं रहा जो 1585 ईस्वी से पहले था। दुर्जन साल, रघुनाथ शाह, राम शाह जैसे शासकों ने मुगल पद्धति पर आधारित एवं अन्य भारतीय स्वतंत्र राज्यों के प्रशासन के समान प्रशासन को नया प्रशासनिक ढांचा दिया। यद्यपि दीवानी और फौजदारी जैसे विभागों की स्थापना नहीं हुई थी, तथापि पंचायतें इन विभागों के कर्तव्यों का निर्वहन करती थी। राजाओं तथा जमींदारों के महल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर हुआ करते थे। इनकी अपनी निजी सेनाएं होती थी जिनका प्रबंध वे अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार करते थे। प्रत्येक राजा या जमींदार सैनिकों की भर्ती अपनी ही जाति के लोगों या स्थानीय जातियों में से करता था और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी जमींदार की होती थी। बंदूक, बनीत, किरीच, सांग, धनुष बाण तथा तलवारों की ही प्रधानता थी। दक्षिण बिहार से आए घुड़सवारों की पलामू की चेरो सेना में काफी बड़ी संख्या थी। परवर्ती काल में यहां तोपों का आगमन हो चुका था, लेकिन यह तोपें मुगलों एवं अंग्रेजों की तोपों का मुकाबला करने में असमर्थ थी। मुगल काल में मुगल सेना छोटा नागपुर के शासकों से नजराना लेने लगी और बाद में यह धीरे धीरे नियमित स्वरूप धारण करने लगा, जिसे मालगुजारी कहा जाता था। नागवंशी कालीन व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों से नहीं थी, अतः उन्हें संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशी राजाओं के लिए कठिन होने लगा। 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराज दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर द्वारा रखा गया था। लेकिन कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाल को कैद से मुक्त कर दिया गया। नागवंशी राजाओं पर कर का दबाव बढ़ता चला गया, किंतु यहां अपनी प्रजा से कर लेने का प्रावधान नहीं था। लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपने प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना प्रारंभ किया। नागवंशियों परहा के प्रमुख मानकियों को भूइहर कहा तथा मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया। बाद में राजाओं ने अपने अलग जागीरदार रखे तथा उसे मालगुजारी वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया। इससे
की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। जागीरदार कर वसूलता था, किंतु यह नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। यह तभी दिया जाता था जब कोई मुगल बादशाह मांग करता था। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। मध्यकाल में भू राजस्व निर्धारण तथा कर वसूली से संबद्ध अधिकारियों के पदार्पण से जमींदारों के निजी स्वार्थ खतरे में पड़ गए। अतः उनके लिए विद्रोह करना स्वाभाविक ही था। कृषकों ने उनका साथ दिया, क्योंकि वे भी इस नवीन भू राजस्व व्यवस्था से त्रस्त थे। सरकारी पदाधिकारियों द्वारा तो वे पहले से ही शोषित थे। परवर्ती मुगल काल में भू राजस्व के अतिरिक्त उन्हें अनेक प्रकार के उपकर भी चुकाने पड़ते थे। इससे उनकी आय का अधिकांश भाग करों को चुकाने और सरकारी पदाधिकारियों को संतुष्ट करने में ही चला जाता था। निर्धनता ने उन्हें लूटमार करने के लिए प्रेरित किया और विद्रोही जमींदारों ने अपने स्वार्थवश उनका साथ दिया। इससे संपूर्ण क्षेत्र में अशांति फैलती चली गई। आगे चलकर अंग्रेजों के आगमन, मुगलों के बाद 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद अलग व्यवस्था प्रारंभ हुई। ब्रिटिशों के आते ही इन लोगों ने इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा। फोर्ट विलियम अर्थात कलकत्ता, ठीक है। इस क्षेत्र में जब 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिला, तब छोटा नागपुर खास के लिए S.G. हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया, किंतु इसे भी कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों ने कर वसूलने के कई और तरीके अपनाए, किंतु उन्हें पूर्ण सफलता हाथ नहीं लगी। कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई। यह एक भयंकर परिवर्तन था। इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही नागवंशियों की राज व्यवस्था समाप्त होने लगी और अंग्रेजी राज व्यवस्था लागू होती चली गई। राजा महाराजा अंग्रेजों के लिए कर वसूलने वाले माध्यम बनकर रह गए। इसके बाद अंग्रेजों की विधि व्यवस्था की शुरुआत होती है। नए नए कानूनों एवं नियम आने लगे, जिससे यहाँ के राजा महाराजा मुंडा मानकी, परहा पंचायत आदि विलीन हो गए। संपूर्ण देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी
जिसे कोकरा भी कहा जाता है, अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी राजाओं की राज व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस तरह से हमने देखा कि नागवंशी काल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुए। हम निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि नागवंशी कालीन शासकों द्वारा छोटा नागपुर अर्थात कोकरा प्रदेश में प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं की शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया। नागवंशी शासकों ने प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें परहा पंचायत, मुंडामान की व्यवस्था, ग्राम पंचायत आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उनका सफलतापूर्वक संचालन जारी रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला गया, इसका स्वरूप भी बदलने लगा। हमने देखा कि मध्यकाल के दौरान, विशेषकर जहांगीर के शासनकाल में, छोटा नागपुर के शासक दुर्जन साल को करों की अदायगी नहीं करने के कारण 12 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में कैद किया गया। लेकिन उसके पश्चात उसे करों की अदायगी के लिए राजी होने पर वापस छोड़ दिया गया। धीरे धीरे मुगलों के काल में यह व्यवस्था और भी कड़ी होती चली गई और अंग्रेजों के आगमन के पश्चात यह व्यवस्था और भी ज्यादा कठोर बन गई। करों की वसूली के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने कलेक्टरों की नियुक्ति की। साथ ही साथ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करके करों का बोझ बढ़ाना शुरू किया और छोटा नागपुर के शासकों को शासक से जमींदार का दर्जा देना प्रारंभ किया। ये जमींदार अब ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में करों की वसूली करने के साधन मात्र बनकर रह गए और आगे चलकर यह व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई, क्योंकि इस पर ब्रिटिशों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस तरह से हम अपने इस जो टॉपिक है उसको विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको नागवंशी कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का इतिहास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उनका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हम अगली क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।